तो अध्याय 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम सबको पता है। ये अध्याय है स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युत। अब ये संकल्पना स्थिर वैद्युत की कैसे आती है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें क्या किया जाता है, कांच की दो छड़ें लेते हैं हम। ये दोनों छड़ें कांच की हैं, और इन कांच की दोनों छड़ों को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ना मीन्स रब्द करना है। ठीक है, रगड़ने के बाद जब हम इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं। छड़ें बदल कर देखते हैं। अब हम यहाँ कांच की छड़ की जगह पर एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, और दूसरी छड़ भी हम यहाँ पर एबोनाइट की ही ले रहे हैं, और इन एबोनाइट की छड़ को हम ऊन के कपड़े से रगड़ेंगे। कपड़ा भी चेंज कर रहे हैं, ऊन का कपड़ा ले रहे हैं, और इस ऊन के कपड़े से रब्द करने के बाद फिर छड़ों इन दोनों छड़ों को पास में लाते हैं। फिर वही रिएक्शन सेम, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर कांच की ही छड़ ले रहे हैं, दूसरी छड़ लेकिन चेंज करके अब एबोनाइट, जो आपने यहाँ पर ली थी, एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं। और कपड़ा, कांच को आपने रेशम से रगड़ा था तो रेशम से ही करना है, एबोनाइट को आपको ऊन से ही करना है। रगड़ने के बाद पास में लाते हैं, तो इन दोनों छड़ों के बीच में आकर्षण होता है। ये जो तीन एक्सपेरिमेंट हमने किए, इन तीनों में फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा, मतलब यहां सर वो अब लिख रहा हूं तो ये अच्छा, तो इन तीन एक्सपेरिमेंट से लास्ट रिजल्ट ये मिलता है हमको। ये तीन एक्सपेरिमेंट जो हमने किए, इनमें जो रिजल्ट मिला उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप देख रहे हैं प्रतिकर्षण हो रहा, जबकि थर्ड वाले में आपने देखा कि इसमें आकर्षण हो रहा। तो फर्स्ट ऐसे दिन क्या हुआ कि जैसे प्रतिकर्षण हो रहा, और थर्ड में ऐसा क्या हुआ कि आकर्षण हुआ। आपने देखा हमने रेशम के कपड़े को कांच में रगड़ा। रगड़ना मीन्स घर्षण। जैसे ही हमने घर्षण किया, तो कांच में जो इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रेशम में भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो गति करने लगते हैं। लेकिन होता क्या वास्तविकता में, जिसके पास ज्यादा है वो दूसकम वाले को दान में दे देता है। यहाँ कांच के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो कांच ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों को, ठीक, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो कांच ने इलेक्ट्रॉन दान में रेशम को दे दिए। आप सबको पता है कि दान में जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश आता है। यहां पर भी कांच रेशम को इलेक्ट्रॉन दान में देगा, तो इस पर भी धन आवेश आया। ऊन को जब एबोनाइट से रब्ड किया था, रगड़ा था, तो यहाँ पर एबोनाइट में कम थे और ऊन में ज्यादा थे। ऊन ने दान में दिए एबोनाइट को, और एबोनाइट ने लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन दान में लेता है उस पर ऋण आवेश आता है। तो यहाँ पर भी एबोनाइट पर ऋण आवेश आया। सेम सिचुएशन है। रेशम को कहां से रगड़ रहे हैं तो धनावेश आया। यहाँ पर दोनों छड़ें प्लस प्लस की है, मीन्स कौन सा आवेश हुआ, सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश जितने भी होते हैं, उनके बीच में आप सबको पता है प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पर भी देखें, सेकंड वाले में भी माइनस माइनस है, मीन्स यहाँ पर भी कौन से आवेश हुए, सजातीय। और सजातीय आवेश है, तो फिर से इनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। यहाँ देखें लेकिन अपोजिट है, एक कांच में प्लस है, एबोनाइट में माइनस है, यानी ये कौन से आवेश कहलाएंगे, हमारे विजातीय आवेश। और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अच्छा, कांच की छड़ ने एक बार रेशम को इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, अब इस पर धन चार्ज आ गया। एबोनाइट ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो माइनस चार्ज आ गया। अब कांच की छड़ पर धनावेश, एबोनाइट पर ऋणावेश स्थिर हो जाता है। इन आवेशों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट आपका स्थिर वैद्युत की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब इसके आगे अगर चले, ये तो एक प्रस्तावना है कि इस अध्याय का नाम स्थिर वैद्युत है, उसको लेकर के एक्सप्लेन किया गया है। अगर अपन अपने कोर्स में चलते हैं, तो कोर्स में अब सबसे पहला पॉइंट आता है आवेश संरक्षण का। अब आपने आवेश के बारे में आप वाकिफ हो गए कि आवेश जो भी आता है
वो कैसा आता है? आवेश आप समझ गए कि किसी भी चालक में दो प्रकार के आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक। तो आवेश प्लस और माइनस हैं, तो इसी आवेश से रिलेटेड आपको तीन सिद्धांत करने हैं, जिसमें पहला आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है? संरक्षण शब्द वैसे किसी में भी आता है, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत संरक्षण का आए, आवेश संरक्षण का आए, द्रव्यमान संरक्षण का आए, सब में एक ही चीज होती है। कॉन्सेप्ट यही होता है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसका आप परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कुल वैल्यू जितनी रहती है, कुल मान जितना होता है, वो नियत होता है। तो हम यहाँ आवेश संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वही कहानी है, ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। और इसमें पूरे सारे जितने भी चालकों में आवेश होते हैं, उनका कुल मान जो होता है वो नियत होता है। दूसरा आता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अब ये क्या है? ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और 11th में भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु के केंद्र को सभी को पता है, जो परमाणु होता है उसका केंद्र ना, उसका केंद्र, परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों ओर होती हैं स्थायी कक्षाएं, जिनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब ये चक्कर लगाने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक। और इन इलेक्ट्रॉनों पर होता है माइनस आवेश, प्रोटॉनों पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी इनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। और यह माना जाता है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों पर धनावेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। यह है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु का केंद्र, जिसको हम नाभिक कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चारों ओर स्थायी कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों पर धनावेश, इलेक्ट्रॉनों पर बताया ऋण आवेश होता है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो इन पर प्रोटॉनों पर धनावेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश की मात्रा के भी कैसे होती है? बराबर होती है। तीसरा आता है, ये फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड पर चलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण ये क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण में यह बोला जाता है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, इन ऑल टोटल जितने भी मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, सभी में कम से कम ही सही पर आवेश पाया जाता है। इस आवेश का जो मान बताया गया है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कोलाम का, या फिर इसकी वैल्यू 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 10 स्थैत कोलाम होती है। यहाँ पर कोलाम और स्थैत कोलाम दो मान दिए हैं। 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कोलाम ये एसआई में है, और 4.8 गुणे 10 की घात ऋण 10 स्थैत कोलाम ये आपका सीजीएस पद्धति में मान होता है। अब भी अपन ने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी प्रोटॉनों पर धनावेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु में जो आवेश होता है, वो आवेश हमेशा इन इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी पदार्थ में आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो पूर्ण गुणज में मान प्राप्त होता है वो हमेशा पूर्णांक में प्राप्त होता है। आवेश की वैल्यू हमेशा पूर्णांक में प्राप्त होती है। पूर्णांक बोले तो E, 2E, 3E, 4E डैश डैश डैश, यानी भिन्न के रूप में आवेश हमें नहीं मिलता। भिन्न बोले तो E/2 है ना, 3E/2, 4E/3 डैश डैश डैश, इस रूप में हमें कभी भी
आवेश नहीं मिलता। तो आवेश को पूर्णांक में व्यक्त करना, आवेश को व्यक्त करना है, लेकिन किस में करना है? पूर्णांक में व्यक्त करना ही क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश को पूर्णांक में व्यक्त करना क्वांटीकरण कहलाता है। अब हमने बताया आवेश का मान किसी भी पदार्थ का निकालना है, यदि Q बराबर प्लस माइनस एन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। सपोज हमें नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन N2, लेकिन इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो 7n14 होता है। तो जो नीचे संख्या लिखी है, मतलब परमाणु क्रमांक है, वो आपका n का मान कहलाएगा, मीन्स 7। और यहां पर E का मान अब भी आपको बताया, मीन्स आवेश की मात्रा फिक्स है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। तो हमें अगर आवेश का मान निकालना है कि नाइट्रोजन में कितना आवेश पाया जाता है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन का अगर हम सूत्र लगाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एन का मान हो गया, सॉरी एन का मान हो गया यहां पर आपका 7, एन का मान हो जाएगा 7 गुणे ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। तो Q बराबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको 11.2 गुणे 10 की घात ऋण 19 कोलाम, ठीक, आवेश का मान हमें नाइट्रोजन पर प्राप्त होता है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है, तो यहां पर हमको कि यहां पर ये प्लस अलग हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी किसमें? माइनस में निकालेंगे तो ये ऋण का 11.2 गुणे 10 की घात ऋण 19 कोलम प्राप्त होगा। अगर प्रोटोनों पर आवेश आएगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। टोटल नाइट्रोजन पर पूछा जाएगा तो ये मान प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद मैं इसका चैप्टर जो 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, स्थिर वैद्युत में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखते हुए एकांक आवेश को परिभाषित करो। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या बोला जाता है कि कोई चालक लेते हैं जिसमें दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो बोलते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य दो आवेश हैं, एक है आपका Q1, दूसरा आवेश है आपका Q2, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मीन्स क्या कहलाता है? ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल बोले तो Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच, चालक में दो आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, बल शब्द का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों कंफर्म नहीं है, तो हम केवल इतना ही बोलेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इनको यदि इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 देते हैं तो 1 व 2 से देखें तो 1 व 2 से F समानुपाती हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, किसके? Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। आप यहां पर देख रहे हैं Q1 Q2 दो आवेश है और उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 व 2 में दोनों में F है तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से अगर हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम यहाँ एक के नियतांक ले लेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो के नियतांक आता है, के आपका एक नियतांक है जिसका मान स्थिर वैद्युत में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, जहां पर एप्सिलॉन जीरो आपकी विद्युतशीलता विद्युतशीलता कहलाती है। और इसका मान विद्युतशीलता कहलाती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 वर्ग कोलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक। यहां पर के का हम उठा करके क्या रख देंगे? मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को हल करें, यानी 1/4 पाई का मान सबको पता है 3.14 या 22/7। एप्सिलॉन जीरो का मान रख करके यदि हम हल करते हैं तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान मिलता है 9 गुणे 10 की घात 9। और इसको अगर हम यहां पर पुट करते हैं, रखते हैं इक्वेशन में, तो F बराबर
1/4πε0 की जगह पर 1/4πε0 की जगह पर अब हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमने आपको बताया था, क्वेश्चन बोला था स्थिर वैद्युत में कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखते हुए एकांक आवेश को परिभाषित करो। यानी एकांक आवेश की परिभाषा बतलानी है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, एकांक आवेश मींस आवेश का मान एक, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर हम एक ले लेंगे, R बराबर भी 1 मीटर ले लेंगे, और ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 से हल करते हैं, तो 3 से आप देखोगे F बराबर हमारे पास केवल 9 × 10⁻⁹ बचेगा। क्यों? Q1 इंटू Q2 एक कूलम और R मीटर लिया, तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ मिलेगा, जो F है बल है, और बल का मात्रक अच्छे से ज्ञात है, न्यूटन होता है। हम यहां से एकांक आवेश की अगर परिभाषा बोले तो यही बोलेंगे, दो समान आवेश Q1 Q2 दोनों की वैल्यू एक है, जो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दो एक समान आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे को 9 × 10⁻�9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित शब्द इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे के एक समान आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसा आवेश हमारा एकांक आवेश कहलाता है। तो ये है कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? अगर हम कोई चालक लें, उस चालक पर, ठीक, उस चालक को आवेश दें प्लस माइनस, आपको पता एक सिरा प्लस का और एक सिरा माइनस का होगा, तब इसके चारों ओर का क्षेत्र, तब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र बनेगा, यह चारों ओर का क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो सर्किल बना है, यहां पर हम विद्युत के प्रभाव का अनुभव करते हैं या अध्ययन करते हैं। तो किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम विद्युत के प्रभाव का अनुभव करते हैं या अध्ययन करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसी में एक परिभाषा और आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखें तो आपने अभी विद्युत क्षेत्र देखा, इस विद्युत क्षेत्र में यदि एकांक धनावेश रख दिया जाए, तो इस चालक के द्वारा इस एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, जितना क्या लगेगा चालक के द्वारा बल लगेगा, वो पूरा बल का अनुभव किया जाएगा। ये एकांक धनावेश जितने बल का क्या करेगा, इस चालक के द्वारा अनुभव करेगा, उसे हम उस चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। सीधा सिंपल है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा, वह उस चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो E कहलाती है। अब ये बल का अनुभव करता है, वो भी कौन? एकांक धनावेश, यानी Q। E बराबर F/Q। इससे यदि मात्रक निकालें तो बल का मात्रक पता है न्यूटन, है ना, और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, बटे बोले तो प्रति, यानी न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक होता है। और यदि विमीय सूत्र निकालें तो E बराबर, बल का विमीय सूत्र पता है, बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है। आवेश का विमीय सूत्र देखें तो वो AT होता है। यहां पर अगर हम इसको और सॉल्व करें तो MLT नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -3 हो जाएगी, A भी ऊपर जाएगा तो -1, यानी MLT-3 A-1, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ठीक, अब अगर हम तीव्रता का सूत्र निकालें तो बल का भी हमने सूत्र निकाला था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर हम अगर दो आवेशों की बात कर रहे हैं तो दोनों आवेश मान लेंगे, यहां पर दोनों आवेश मान लें, दोनों आवेशों को देखें तो आवेश क्या करना है, हम यहां पर Q इंटू क्यू देख लें, तो बीच की दूरी जो है वो हम, बीच की दूरी आर स्क्वायर बटे में आप देख रहे क्यू है, क्यू से क्यू कैंसिल होता है, तो हमें तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलता है। ठीक,
चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है? अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देखें, तो क्या बोलते हैं? दो आवेश, आपको पता है दो आवेश, यहां पर एक प्लस क्यू, दूसरा आवेश हम क्या लेते हैं? माइनस क्यू, जो अल्प दूरी पर रखे गए हों। हालांकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L कहलाती है। ये दूरी हमको अल्प माननी है। तो क्या बोला? दो आवेश जो अल्प दूरी पर रखे गए हैं, से मिलकर बना प्रबंध, प्रबंध यानी सिस्टम, निकाय, को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव में दो चीज है, आवेश और उनके बीच की क्या लेनी है? दूरी। तो हमें यहाँ जो दूरी लेनी है, वो दूरी हमें अल्प लेनी है ना? और आवेश कितने लेने हैं? दो। तो दो आवेश जो अल्प दूरी पर रखे गए हैं, दो आवेश जो अल्प दूरी पर रखे गए हैं, से मिलकर बना प्रबंध या सिस्टम, निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसी में एक वर्ड और जोड़ें, क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पी से व्यक्त करते हैं। दो आवेश होते हैं चालक में, तो उन दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी P बराबर Q इंटू 2L, बोले तो ये हो जाएगा आपका 2QL। दोनों आवेशों में से एक और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आपने अभी देखा, दो प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2L के गुणनफल को, दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी P बराबर होता है 2QL। अब इसका मात्रक यदि देखते हैं, मात्रक देखे तो पता है आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक। L लंबाई है, जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा कूलम मीटर। अगर इसका विमीय सूत्र देखें, तो आवेश का विमीय सूत्र पता है, बता चुके, AT। लंबाई का हो जाएगा L, तो इसका विमीय सूत्र जाएगा ATL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद अब आते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपने देखा तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी देखा कि तीव्रता में क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में जो चालक रखा होता है, वो एकांक धनावेश पर बल लगाता है। अब वो एकांक धनावेश कहाँ सिचुएटेड है, मतलब कौन सी पोजीशन में स्थित है, उसके आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, है ना? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली जाती है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो पोजीशन में ज्ञात की जा सकती है। दो पोजीशन कौन कौन सी आपको पता है? या तो वो चालक के चालक के अक्ष पर, चालक का जो भी हम अक्ष लेंगे उस पर हो सकता है वो बिंदु, या फिर चालक के अक्ष के लंबार्धक पर हो सकता है। कहने का मतलब, हमने एक चालक लेना है ए बी, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश होंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्ष कहलाएगी। इस अक्ष को यदि हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और वो बिंदु आता है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, अगर वो बढ़ाए गए अक्ष पर आता है, तो हमें यह पता है कि ये पोजीशन अक्षीय स्थिति कहलाती है। ये स्थिति कहलाएगी आपकी अक्षीय स्थिति। जबकि अगर वो बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो वैद्युत द्विध्रुव, ये पूरा सिस्टम आपका ए बी, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और उन दोनों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम, ये निकाय आपको बता वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वो बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वो वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, तो ये वाली स्थिति आपकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। अगर बढ़ाए गए अक्ष पर है, तो वो स्थिति कौन सी? अक्षीय। लेकिन अगर अक्ष के कैसा है? लंबार्धक पर है, तो वो स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुनते हैं। जो ज्यादातर पूछा जाता है वो दो टाइप से आता है। पहले तो आपको सीधा सिंपल सा आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करो।
या फिर क्वेश्चन आएगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करो। फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में क्लियरेंस था कि हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला, किसी वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर। तो हमें डेफिनेशन पता है कि अगर बढ़ाए गए अक्ष पर बिंदु होता है तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है ना। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, आप सबको पता है, कोई बिंदु मान लेते हैं, सपोज ये है वो बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी दिए गए वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव मींस क्या, ए बी, ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, ठीक है, के बढ़ाए गए अक्ष पर ये बिंदु P है, दोनों आवेशों के मध्य का बिंदु हो जाएगा O, और O से लेंगे हम कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये कोई बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि थ्योरी का आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, आप जो भी डायग्राम प्लॉट करोगे उसी के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी लिखनी है, यानी पूरी डायग्राम एक्सप्लेन है। ए बी एक विद्युत धन क्यू ऋण क्यू आवेश, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव में दो चीजें हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये दोनों बिंदु P पर क्या लगाएंगे, बल, जिसके जितना बल लगाएंगे वो ही उसकी क्या कहलाती है, तीव्रता। तो हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले लेंगे धन क्यू आवेश को, ठीक, धन क्यू आवेश के कारण, धन क्यू आवेश के कहां पर निकालना है हमें, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसकी तीव्रता को E1 मान लेंगे, और E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तीव्रता का सूत्र लगाएंगे, इनटू, आप सबको पता है Q/r² आया था, दूरी का वर्ग, पर हम यहां पर कहां से ले रहे हैं, धन Q से, कहां तक ले रहे हैं, बिंदु P तक, यानी धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और धन क्यू कहां सिचुएटेड है, ए पर, तो ये दूरी ए से पी तक जाएगी, जो हमने पर्टिकुलर कोई दूरी ए से पी तक की नहीं ली है, तो बटे में आर नहीं, क्या आएगा, ए पी स्क्वायर। अब हम इस ए पी का मान निकालेंगे, दूरी हमेशा केंद्र से नापी जाती है, तो जब हम एपी का मान निकालेंगे, केंद्र बनेगा ओ, तो एपी केंद्र ओ से दो भागों में विभाजित हो जाता है, पहला भाग बनेगा ओ ए प्लस दूसरा भाग बनेगा ओपी। हम देख रहे हैं ए बी की दूरी 2l है, 2l है, तो केंद्र से ओ से ए तक का मान l कहलाएगा, यानी हमें l का ओ ए का मान l मिला, और ओपी का मान ओ से पी तक का मान हमने r लिया था, तो ये l प्लस r हो जाएगा। अब हम यहां पर अगर वैल्यू रखते हैं तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, धन क्यू आवेश के बाद यहां पर सेकंड आ जाएगा आपका माइनस क्यू आवेश। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण हमें फिर चाहिए कहा, बिंदु पी पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहां पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो अभी धन क्यू आवेश के कारण E1 थी, अब माइनस क्यू आवेश के कारण यही तीव्रता E1 की जगह E2 हो जाएगी, और फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, अब दूरी बनेगी माइनस क्यू से पी तक की, और माइनस क्यू कहां सिचुएटेड है, बी पर, तो ये पूरी दूरी चलेगी बी से पी, यानी बीपी स्क्वायर। तो जैसे एपी स्क्वायर में एपी का मान निकाला था, बीपी स्क्वायर में हम बीपी का मान निकालेंगे। अब बीपी का मान निकालना हो, दूरी कहां से नापी जाती है, केंद्र से, केंद्र पीछे हो गया, तो पूरे ओपी में से, यहां पूरे ओपी में से हम इतना ओबी क्या कर दें, यदि
घटा देते हैं, इतना ओ बी घटा देते हैं, तो हमारे पास यहां पर आपको पता है क्या बचेगा, केवल बीपी। ठीक, तो बीपी का मान निकालना है तो हम यहाँ पर ओपी में से किसको लेस कर देंगे, ओबी को। ओपी का मान आपको पता ही है, ओबी का मान आपको पता है कि ओबी, ओ से पी तक का मान आर है, माइनस ओबी का मान, यहां पर जैसे ओ से ए तक का मान एल था, तो ओ से बी तक का मान भी एल होगा। मींस आर माइनस क्या आएगा, एल। किसका मान, बीपी का मान, आर माइनस एल, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पर धन क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हमें प्राप्त हुई, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है की स्थिति में, यानी हमें चाहिए है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब परिणामी निकाला जाता है किसी भी चीज का, यानी हम यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी निकालने के लिए हमको पता है कि हम मानों को जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो धन क्यू आवेश जिस दिशा में बल लगाता है, माइनस क्यू आवेश उसकी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो हम जोड़ने की जगह पर यहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो यहाँ माइनस क्यू पी के पास है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके द्वारा लगाया गया बल का मान अधिक होगा, यानी इसकी तीव्रता अधिक होगी माइनस क्यू की। तो माइनस क्यू की तीव्रता है E2, उसमें से हम धन क्यू आवेश के कारण तीव्रता यानी E1 को घटा देंगे। E बराबर E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, हम देख रहे दोनों में आ रहा, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बटे में है, तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये लघुत्तम आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस का एल का होल स्क्वायर। r माइनस एल से r माइनस एल वाला कैंसिल होगा, तो ऊपर जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस प्लस वाला कैंसिल होगा, तो यहां आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। और आपका कॉमन वाला पार्ट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, किसके बराबर, ई के बराबर। राइट, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे, आप परिणामी तीव्रता ई का मान निकाल रहे हैं, जिसमें कॉमन है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब अंदर वाला पार्ट अगर हल करते हैं तो आपने देखा था पहले आया था आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, माइनस, अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, कोष्टक में लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे आपने देखा आर प्लस एल और आर माइनस एल लघुत्तम में आया था, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब कोष्टक ऊपर का खोलते हैं तो ये मान मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2RL हो जाएगा, बटे में अभी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। तो आप देखेंगे प्लस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2RL यानी 4RL बचेगा, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। 4RL को हम 2R इंटू 2L के रूप में लिखते हैं,
बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, 2l बाहर निकाल के q से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2l का q से करते हैं तो ये पूरा 2ql हो जाता है। अंदर बचेगा 2r, नीचे रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि 2ql का मान p होता है। तो हमें वैल्यू जो मिली वो मिली E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql हो गया आपका p, अंदर बचेगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमने जब यहां पर 2ql को p शो कर दिया, अब हम उसके बाद बताएंगे कि जो आपने वैद्युत द्विध्रुव लिया था ए बी, उसमें देखा था आपने ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव लिया था उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2l थी, जो मध्य बिंदु O से स्मॉल l और OB का मान भी स्मॉल l में डिवाइड हो गई थी। अक्ष को आगे बढ़ाया था तो बिंदु P आया था जिसकी दूरी O से आपने स्मॉल r ली थी। अब अगर हम स्मॉल r से ये l की अगर तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि l छोटा है और r कैसा है, बड़ा है। तो यहां पर l लेस देन r है, तो l की उच्च घात की l की उच्च घात की हम यहां पर उपेक्षा कर देंगे। तो जब हम l की उच्च घात की उपेक्षा करते हैं तो हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी, अंदर देखें तो 2r बटे l की उपेक्षा कर दी तो यहां पर आर स्क्वायर और पूरे की घात कितनी रहेगी, 2। आगे सॉल्व करें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा P 2r, नीचे r की घात 2, बाहर भी 2, तो अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा हो जाएगा तो r की घात 4 हो जाएगी, जिसमें एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये रहा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए।